नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है, जिसके लिए भाजपा से उत्तराखंड के सभी सांसदों से संसद में इस मांग को उठाने की अपील की है। गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा सदन में पैन खड़ा के लोगों को जो आरक्षण दर्जा मिला हुआ है उसे के तहत केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने यह मांग सदन में उठाई। इसके लिए वह महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं बल्कि उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग संसद में करनी चाहिए। भाजपा सांसद अगर इस मांग को सदन में उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ इस मांग को लेकर समर्थन देगी। वहीं इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानकताएं संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है, उन मानकों के बाहर कोई निर्णय नहीं हो सकता। संसद के निवर्तमान सत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैन खंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैन खंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। श्री महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि 2016 में पैन खंडा को ओबीसी स्टेटस प्राप्त हुआ। हालांकि वो इस बात को, इस सच्चाई को कहने में चूके कि पूर्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने पैन खंडा को ये ओबीसी का स्टेटस दिया और उस समय सिर्फ पैन खंडा को ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी ओबीसी स्टेटस मिला, जिससे कि आज संबंधित उन तमाम संबंधित स्थानों पर वहाँ के निवासियों को बहुत उसका फायदा मिल रहा है। और इसमें एक राठ क्षेत्र भी शामिल है। पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र उस समय ओबीसी में शामिल हुआ और वहाँ पर जो अभी बच्चे तमाम जो प्राइवेट कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या सरकारी कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हों, उनके अभिभावक चाहते हों, तो ओबीसी छात्रों को जो फीस पड़ती है उस फीस को कंपनसेशन किया जाता है, उस फीस को वापस दिया जाता है, उनको वजीफा मिलता है। तो ये बड़ी राहत है। इसके अलावा जो एडमिशन होते हैं स्कूलों में या इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, आईटीआई में, ये तमाम जो भी राज्य में हमारे जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में, चाहे वो राज्य के संस्थान हो चाहे वो केंद्र के संस्थान हो हमारे प्रदेश में, उन सभी संस्थानों में एडमिशन में उनको रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है। तो एक बड़ी सौगात उन क्षेत्रों को उस समय मिली, कांग्रेस की सरकार के द्वारा मिली। ये उन्होंने ये कहने से वो चूके, लेकिन फिर भी उन्होंने पैन खंडा को सेंट्रल आधार पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी ये स्टेटस दिलाने की बात कही। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं, पर वो एक चीज भूल गए कि वो अब सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो अब उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है श्री महेंद्र भट्ट जी से कि चूंकि उनको ही मौका मिला है कि वो वहां पर संसद में जाएं, अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी के अन्य 5 लोकसभा के सांसद भी हैं, अन्य राज्यसभा के सांसद भी हैं, सभी के सभी सांसद चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, इन्हीं को अधिकार है कि वो जाएं और उत्तराखंड की बात को संसद में उठाएं। मेरा इन सब माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगणों से ये आग्रह है कि पूरे उत्तराखंड का पहाड़ी भूभाग, पहाड़ की, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र की इस आवाज को संसद में उठाऊंगा, इस मांग को संसद में उठाऊंगा कि ये स्टेटस पूरे पहाड़ को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा राज्य सरकारें किन किन क्षेत्रों को ओबीसी और जाति क्षेत्र घोषित करती हैं, इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय करती है।
जहां तक पैनखड़ा क्षेत्र का मामला है, इसे मैंने सदन में उठाया और इस पर जल्द ही केंद्र सरकार को इस सकारात्मक निर्णय आएगा। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है। उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता है। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहाँ तक पैनखंडा क्षेत्र का विषय, मैंने राजस्थान विषय को उठाया और मुझे बताते खुद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खुदरा बिक्री के लिए कृषि भवन से भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ और नेफेड की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में प्याज खुदरा में 60 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने यहां बिक्री के लिए तैनात भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ लिमिटेड की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खुदरा बिक्री की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत हमारे पास प्याज का 4.7 लाख टन बफर स्टॉक है। जब कीमत बढ़ती है तो सरकार हस्तक्षेप करती है। आज देश में 500 स्थानों पर मूल्य निगरानी की जाती है। पहले चरण में आज NCCF और नेफेड ने दिल्ली और मुंबई की प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की है। दूसरे चरण में इसे कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायपुर और इसी तरह से शहरों में बढ़ाया जाएगा। तीसरे चरण में सितंबर के तीसरे सप्ताह में इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। प्याज की कीमतों को लेकर क्या फैसला सरकार का? हमारे पास जो बफर स्टॉक में प्याज हमने रखा था अंडर PSS, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में, PSF में, उसमें हमारे पास 4.7 लाख टन हमारे पास प्याज है आज के दिन में। और जब भी बहुत ज़्यादा प्राइस होगा तब हम इंटरवीन करते हैं। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद ये शुरू हुआ है। आज के दिन हम जो प्राइस मॉनिटरिंग करते हैं, तो पहले तो ये सिर्फ 30-40 सेंटर से होता था प्राइस मॉनिटरिंग इन द इंटायर कंट्री। इतना बड़ा कंट्री में 30-40 जगह से होता था। अभी हमारा कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लगभग 550 लोकेशन से हम प्राइस का स्थिति क्या है देश में कि हम चेक करते हैं। इसके आधार पर अभी प्राइस, ऑनियन का प्राइस, प्याज का प्राइस जो है वो 65-70 ऐसे चल रहा है। इसीलिए हमने आज से NCCF और नाफेड के द्वारा ये रिटेल, ऑनियन रिटेल सेल का हम फ्लैग ऑफ किया है। ये तो शुरुआत में ये दिल्ली और मुंबई में होगा। आज से जो होता है ये दिल्ली और मुंबई में होगा। दैट विल बी 35 रुपीज पर kg एंड इन सेकेंड फेज इधर कलकत्ता, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायपुर, भुवनेश्वर ऐसे कुछ प्रमुख शहरों में होगा जहां प्राइस ज़्यादा है। हमारा जो प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, सेंटर्स है, उधर से जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उसके आधार पर हम ये निर्णय ले रहे हैं। और तीसरी फेज में, दैट में बी इन दी 3rd वीक ऑफ सितंबर, पैन इंडिया हम इसको लॉन्च करेंगे। एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन इज अराउंड 3.54 and food inflation is 5.42. तो टू एड्रेस द फूड इन्फ्लेशन, ये जो PSF फंड में हम इंटरवीन करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे डिपार्टमेंट इंटरवीन किया था, उससे बहुत बड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्राइस राइज का जो इशू था वो कंट्रोल भी हुआ था। इस बार अभी हमने, पहले हम जब टमाटर का ज़्यादा था, टमाटर का शुरू किया था, आज हमने ऑनियन का शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सुदृढ़ करने वाला प्रयास सिद्ध होगा।
सीएम ने गुरुवार को अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत रामनाथ मंदिर में आयोजित महाकुंभाभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेकर की। कार्यशाला में स्थापित इस दक्षिण भारतीय शैली के मंदिर में नव स्थापित महादेव के शिवलिंग का पूजन व अर्चन के साथ सीएम योगी ने प्राण प्रदक्षिणा भी की। सीएम योगी ने रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समृद्ध बनाने वाले का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि राम स्वामी के कार्यशाला में विराजमान होना अत्यंत आनंद का क्षण है। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम और तमिलनाडु का विशेष रिश्ता है। ये हजारों वर्षों की परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब श्रीलंका में माता सीता की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु के रामेश्वरम ने सेतु बंधन के पश्चात अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना की थी। सीएम योगी ने कहा कि एक और आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद द्वारा राष्ट्र जोड़ने का कार्य हो रहा है, वहीं कुछ लोग पूछी राजनीति के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मंदिर स्थापना का यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को प्रशस्त करता है। अयोध्या जी ने भारत की एक एकता के लिए वही कार्य कर रहे हैं जो तमिलनाडु से निकले एक सन्यासी ने सैकड़ों वर्ष पहले पूरे सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था। कार्यक्रम में योगी और भैया जी जोशी के अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, रिचुअल सेंट अय्या जी, अयोध्या से महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत आयुक्त रोली सिंह आदि उपस्थित रहे। तमिलनाडु से आए संत, स्थानीय जनप्रतिनिधि व अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के दो महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम से अय्या जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के अपने महामंत्री सम्मान्य चंपत राय जी को, गोपाल जी को और अन्य पदाधिकारियों को कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुड न्यूज ऑन हिंदुस्तान अयोध्या। गुरुवार को रामनगर में भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट व नगर अध्यक्ष मदन जोशी द्वारा लखनपुर चुंगी पर किया गया। पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही लोगों ने भी भारी संख्या में भाग लेते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा, पूरे देश में 2 सितंबर से पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, जिसके क्रम में पहले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा उसके साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद नैनीताल में पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट द्वारा जिले के सभी विधायक व सांसदों को सदस्यता ग्रहण कराई गई तथा गुरुवार को रामनगर मंडल में पार्टी के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर मंडल में पहले दिन भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता ने भी पार्टी पर अपना विश्वास जताते हुए संस्था ग्रहण की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर रामनगर विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में पार्टी से लोगों का जुड़ा जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से अधिक पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने की अपील की। संगठन का जो हमारा ये पर्व है 2 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सदस्यता ग्रहण करी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी, फिर विधायक, सांसद, आज मंडल स्तरों तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद फिर ये नीचे सेक्टर और जो हमारे बूथ हैं वो स्तर तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ, नगर के सभी लोगों से, विधानसभा के सभी मतदाताओं से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना विजन है, सबका साथ सबका प्रयास,
के लिए जिस प्रकार देश आगे आज बढ़ रहा है, तो सभी लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जो हमारा मिस कॉल के 8800002024 में सभी मिस कॉल करके सदस्यता ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं उन सभी लोगों से अपेक्षा करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ डन हिंदुस्तान। रामनगर अयोध्या सीतापुर नेत्र चिकित्सालय तिरहा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि रामपथ निर्माण के चौड़ीकरण के दौरान प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। हिंदू आस्था और भावनाओं को देखते हुए मंदिर के पुनर्स्थापना की अनुमति प्रशासन और शासन स्तर पर प्रदान कर दी गई। उक्त मंदिर का निर्माण सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के ठीक सामने खाली पड़ी जमीन पर किया जाएगा। मंदिर पूर्ण निर्माण की सूचना प्राप्त होते ही सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्तों द्वारा एवं समिति के सदस्यों द्वारा सुंदरकांड का पाठ आयोजन कर प्रशासनिक अधिकारियों के एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। मौके पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, बार अध्यक्ष पारसनाथ पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट मनीष पांडे, अधिवक्ता राकेश वैद्य, अंकित वैद्य, धर्म सेवा प्रमुख संतोष दुबे, पार्षद राम भवन यादव, पूर्व पार्षद राम मुगल, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त मौजूद है। बजरंग बली की कृपा से 1 महीने बाद हम लोग के सबके प्रयास से हम लोगों को ये जमीन जो है, खाली पड़ी जमीन जिला प्रशासन द्वारा हम लोग को दिया गया है भगवान शिव हनुमान मंदिर बनवाने के लिए। और उसमें पहला चरण हम लोग का है, जो स्थापना का पहला चरण आज जो है सुंदरकांड है ना से शुरुआत हुआ है। और ये कम से कम 3-4 घंटा तक चला है और लोगों में जो जोश उत्साह देखा गया, ये क्या बताएं, काबिले तारीफ रहा। और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज और उनके 1-2 शिष्य पूरे 3 घंटा हम लोगों के इस सुंदरकांड में है ना बैठे रहे और सुनते रहे। और बहुत भव्य सुंदरकांड कथा जो है आज हुआ है। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे में हलवा है, चना है, आलू है, इस सब का वितरण किया गया। और प्रसाद तो खूब चढ़ा है, प्रसाद खूब श्रद्धालुओं ने जो है ग्रहण किया है। प्राचीन शिव हनुमान मंदिर था, पहले तिराहे पे था, चौड़ीकरण में रामपथ मार्ग चौड़ीकरण में हटा दिया गया था वैकल्पिक तौर पर। तो उसी की जगह पे आज सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा थोड़ी सी ज़मीन दी गई है, उसी पे सब काम हो रहा है। इसी पे मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। आज सुंदरकांड का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राजू दास जी थे और भी 2-3 लोग आए थे, ठीक है। और काम भी किया गया था और आगे भी और प्रोग्राम होता रहेगा। अब इसके बाद भूमि पूजन होना है 9 सितंबर को, सोमवार को शुरू हो गया। हनुमान जी चाहेंगे जब पूरा लोगों से यही अपील करेंगे कि थोड़ा सहयोग करें और भव्य मंदिर बनाने के लिए कुछ सहयोग किया जाए। हमारी सोच यही है कि भव्य राम मंदिर के तट पे ही ये मंदिर बने। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।